नमस्कार मित्रों। आज हम बोलने जा रहे हैं द्वितीय भावाधिपति विभिन्न भावों में स्थित होने पर उसके क्या परिणाम आते हैं। हमने लग्नाधिपति का देख लिया है ना पिछले संभाषण में, इसी कड़ी के। अब हम द्वितीय भाव का स्थित होना क्या क्या संभावनाएं निर्माण करता है इसके बारे में सोचेंगे। मैं संभावनाएं इसलिए कहता हूँ कि आप सब विद्वान हैं, आपको मालूम है एक भाव अनेक चीज़ों का प्रतिबिंब होता है, अनेक चीज़ें हम वहाँ से देख सकते हैं। द्वितीय भाव क्या क्या दिखाता है इसके बारे में हम थोड़ा सोचें तो हमें यह समझेगा कि द्वितीय भाव का उसका नाम तो धन भाव के नाम से सभी को मालूम है, क्योंकि उसके अधिपति को धनेश कहते हैं। पर वो केवल धनेश है क्या? नहीं, वो वाचा का भी भाव है, वो आनंद यानी हमारे मुख का भी भाव है, वो हमारे संचित धन का भाव है। धन केवल धन नहीं, ये धन की संज्ञा जो है, क्योंकि लाभ से 11वें भाव से भी आपको धन की प्राप्ति होती है। ये संचित धन है जो हम ऐसा कहेंगे कि आपने खुद के बलबूते पे कमाया तो है, वो भी है जो आप लाभ से कमाते हो, उसमें से 12वें भाव से जो खर्चा कर डालते हो, इसके बाद जो आता है वो है। उसके बाद में वस्त्रांबर है, जिसे हम बहुमान जब देते हैं तो कुछ वस्त्र दिए जाते हैं, उसके साथ कुछ राशि भी दी जाती है, कुछ और भी चीज़ें दी जाती है। राजे रजवाड़े मकान देते थे, राज देते थे, जो भी देते थे, वो सब 12वें में से जाएगा। आजकल हम वो मानपट दिया जाता है तो वो भी वहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? द्वितीय भाव में जाएगा, क्योंकि ये भी कर्म का अनुभव है। दशम से पंचम भाव की बात कर रहे हैं, तो ये इसे समझ लीजिए कि आखिरी में तो आपकी जो प्रसिद्धि जिस भी कारण से होगी, उसकी वजह से जब आपको कोई सम्मान मिलता है तो उसके भी जो नैमित्तिक उसका कोई हो सकता है प्रमाण पत्र हो, कोई मान पत्र हो, कुछ आपको उसके लिए कुछ छूट मिलती हो, कुछ राशि मिलती हो, ये सब द्वितीय भाव से जाएंगे। गहने हैं, आपके शेयर्स है ना, जो भी चीज़ें ऐसी हैं कि जो काफ़ी देर के लिए आपके पास रह सकती है, वो संचित धन का वो स्थान है। इसमें पैतृक जो संपत्ति आती है वो भी है, क्योंकि वो जरूरी नहीं कि आपने काम करके कमाई, जिस भी मार्ग से कुछ आएगा, द्रव्य आएगा, राशि आएगी, कुछ भी चीज़ मिलेगी, वो द्वितीय भाव से जाएगी। वो दाहिनी आंख भी है हमारी, है ना, हमारे माता का अग्रज भी है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि संभावनाओं का शास्त्र है, ऐसा मैं कई बार कहता हूँ ज्योतिष, और ये संभावनाओं को सटीक ढंग से किस प्रकार से समझने की कोशिश करना, इसके लिए विवेक का प्रयोग करना पड़ता है। ये भी मैं कुछ अपने पहले जो ये संभाषण हुए हैं उसमें कह चुका हूँ, आपको याद ही होगा। वरना और कर्म का उसमें काफ़ी संबंध है, इसीलिए धन भाव का कर्म भाव से वो पंचम भाव है। कर्म के संबंध में, या आप जो भी व्यवहार करते हैं, राजा होगा तो जिस प्रकार राज करता है, इसके आए हुए अनुभव का किस प्रकार से आपने उपयोग किया, उस वजह से जो भी संपत्ति आपकी जमा हो गई खर्चा जाने के बाद, वो सब द्वितीय भाव से दिखेगी। वाचा का तो वो भाव है ही, हमारे चेहरे का भाव है, ये तो बताने की जरूरत नहीं, पर सहसा उसे धन का ही भाव माना जाता है। पर धन कौन सा है, इसके लिए ये समझने के लिए मैंने थोड़ा सा विस्तृत बताया। उस मार्ग से आप कमाई भी कर सकते हो, परंतु जरूरत नहीं है कि हर वक्त इसका संबंध जो आप कर्म कर रहे हो उसी से आए, विविध प्रकार से कर सकते हो। तो अब ये द्वितीयेश जो है, ये यदि लग्न भाव में बैठा तो क्या होगा? तो मूल सिद्धांत आपको याद है कि कोई भी भावाधिपति अपने भाव के परिणाम जिस भाव में स्थित है उस भाव से देता है। तो धनेश धन के परिणाम लग्न में बैठा तो लग्न भाव से देगा। अब इसमें आपकी ऐसी तो शारीरिक स्थिति भी आती है, कुछ लोगों का कहना है कि वो नहीं आती, पर मुझे ऐसा मानना है कि आपके शारीरिक स्थिति, आपका चेहरा कैसा दिखता है, वो कुटुंब भाव भी है ना, तो कुटुंब के समान इसका चेहरा है क्या? कुछ लोगों का चेहरे अपने कुटुंब के जो व्यक्ति है उन्हीं के समान थोड़े बहुत रहते हैं, तो इस वक्त धनेश द्वितीय में भी हो सकता है।
वो उनके संपत्ति जो उनकी संचित है वो भी उनके व्यक्तित्व का एक भाव हो सकता है, क्योंकि उनको उसी लिए भी पहचाना जा सकता है। हम कई बार आपस में चर्चा करते हैं, अरे वो मकान फलाने आदमी का है ना, ये इस मकान के अधिपति है, ऐसा हम कह सकें। यदि हम थोड़ा संस्कृत को इसमें जोड़ दें हिंदी में तो हम ऐसा कह सकते हैं, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रहते हैं, ऐसा हम कहते हैं, है ना। तो भवन के वजह से भी कुछ लोगों का उनको जाना जाता है, वो उनको कुछ अधिकार प्रदान कर सकता है, उसके व्यक्तित्व को, उसके जो भी उसको मान मिलने की वजह से जो भी मिला है उसके वजह से इसकी पहचान हो सकती है ना। तो इसे आप समझ लीजिए। अर्थात इसका अर्थ ये भी है कि ये जो संचित धन है ये जातक स्व बाहुबल पे भी कमा सकता है। ये तृतीय द्वितीय में जाने पे ये ज़्यादा आपको महसूस होगा, परंतु ये भी होता है, इसे न भूलिए। मेरे अंग्रेज़ी जो भाषण है उसमें आपको कुछ अलग दिखा, तो इसका कारण यह है कि सहसा तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क होगा नहीं, क्योंकि मैं सोच के ही बोलता हूँ और मेरे अनुभव के आधार पे मैंने जिस अर्थ में हमारे शास्त्रों को समझा है वही बताता हूँ। तो उसमें परंतु चूंकि व्याप्ति बहुत बड़ी है, एक धनभाव अनेक चीज़ें बताता है ना। हमारे छोटे चाचा का मकान भी धनभाव ही बताता है, तो इसे न भूलिए कभी। इसलिए यदि कुछ फर्क दोनों में हो तो दोनों को भी ग्राह्य इसलिए कीजिए कि जो यहाँ छूट गया होगा कभी पैसा बोलते वक्त तो वहाँ होगा, या वहाँ पर कुछ छूटा होगा अंग्रेजी में तो यहाँ होगा। इसीलिए दोनों भाषाओं में, मैं हिंदी भाषा में तो इसलिए कर रहा हूँ कि काफ़ी लोगों ने इसके बारे में आग्रही थे वो, और मुझे लगा कि हम हमारे देश के भाषा में क्यों ना करें, तो क्योंकि शास्त्र तो यही का है, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। बाकी भाषाएं मुझे कम आती है, मराठी में तो मैं कर सकता हूँ, बाकी भाषाएं आती नहीं, वरना मैं हर भाषा में करता हूँ। क्योंकि ऐसा कहते हैं जो आपने पढ़ा है वो यदि किसी को पढ़ा है नहीं तो वो ज्ञान सब व्यर्थ जाता है। और मुझे ऐसी इच्छा है कि खैर ज्ञान तो व्यर्थ जाता नहीं है कभी, पर इस अपवाद से मैं बच जाऊँ कि आपने ज्ञान अपने ही पास रखा। मैं कोई ज्ञानी तो हूँ नहीं, पर जो भी समझा उसे मैं ज्ञान समझता हूँ। तो हम अब देखेंगे द्वितीय भाव का अधिपति द्वितीय भाव में बैठा तो क्या होता है। कोई भी भाव का अधिपति अपने भाव में जब स्थित होता है या अपने भाव पे जब वो दृष्टि डालता है तो उस भाव को पुष्ट करता है। तो ये पक्का है कि द्वितीय यदि द्वितीय भाव में होगा तो इसका कुटुंब भी काफ़ी धनवान भी होगा। कुटुंब यानी इस जातक का कुटुंब की हम बात कर रहे हैं। यदि ये एकत्र कुटुंब पद्धति में होगा तो एकत्र कुटुंब की बात करेंगे। यदि ये आजकल के ज़माने में जिसे न्यूक्लियर बोलते हैं कि मैं मेरी पत्नी मेरे बच्चे, तो उस कुटुंब की बात हम करेंगे। इसे समझ लीजिए, क्योंकि हर चीज़ ये व्यक्ति सापेक्ष भी है, काल सापेक्ष भी है, देश सापेक्ष भी है। तो यहाँ पर उसका प्रभाव होगा। इतना ही नहीं, इसके कुटुंब के वजह से भी ये जाना जाएगा, इसका कुटुंब भी इसका धन होगा। कुटुंब धन कैसा होता है भाई, इस खानदान से आते हैं, इसलिए जब किसी को बोला जाता है, जो वो द्वितीय लग्न में होते वक्त भी हो सकता है, यहाँ पर उसको उस नाम का कुछ न कुछ लाभ अवश्य होगा। आपने देखा होगा कि कोई सपोज क्या हम कह सकते हैं उसे, कोई वकील है, उनका लड़का भी वकील हो गया और वो भी अच्छा हो गया वकील, तो बोलते फलाने के बेटे हैं और ये बहुत अच्छे वकील भी है ना। फलाने नेता का लड़का है, ये बहुत अच्छा खुद नेता भी है। वैसा नहीं रहा तो बोलेंगे फलाने नेता का तो लड़का है पर वो अच्छा नहीं है ना। तो नेता वकील ने ये सब व्यवसाय की बात कर रहे हैं, इसमें कोई किसी से व्यक्ति से संबंध नहीं है। इसे आप समझ लीजिए। द्वितीय भाव में बैठेगा तो रवि को तो हम थोड़ा छोड़ देंगे कोई दूसरे कारण से, फिर कभी रवि ग्रह कहाँ है इसकी जब बात करेंगे या किस राशि में है बात करेंगे तब शायद ये बोलेंगे। तो क्योंकि वो थोड़ा क्रूर ग्रह है, परंतु वो दाहिने आँख को अच्छा भी रख सकता है। समझो उसकी बाई आँख को तकलीफ है तो दाहिनी आँख अच्छी रहेगी, क्योंकि धन स्थान में बैठा है। ये दाहिनी आँख का भी प्रतिनिधित्व यही भाव करता है। इसकी वाचा भी सहसा कई बार हम बोलने पर से, बातचीत पर से हम समझते हैं कि ये शायद ये परिवार का होगा, तो इसके बोलने की पद्धति में भी उसके परिवार की कुछ न कुछ झलक आपको मिलेगी, है ना। धन से तो वो संपन्न होगा,
इसमें कोई सवाल नहीं है। ऐसा भी धनेश वहाँ से अष्टम भाव पे भी देखेगा तो शक्तिशाली धनेश देखेगा तो अष्टम भाव में यानी पिता को भी कुछ न कुछ उसकी पैतृक संपत्ति भी अच्छी होने की संभावना अच्छी है। ये हम ये समझ रहे हैं एक भावाधिपति एक जगह बैठा है। याद रखिए कृपया कि एक ग्रह को दो भावों का आधिपत्य मिलता है, तो कभी कभी एक दुस्थान और एक सुस्थान का भी स्वामी हो सकता है। तो इन दोनों का मेल करके फिर आखिरी में क्या हो सकता है इसे बताने की कोशिश करना, या जिस विषय के बारे में चलो वहाँ का भाव पहले निश्चित कर लीजिए और फिर ये भावेश कहाँ बैठा है इसे समझते हुए आगे जाइए। वरना मैं आधा अधूरा बताने का दोषी हो जाऊंगा, वो मुझे इस उम्र में होने की इच्छा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं। तो अब हम आगे जाते हैं कि ये तृतीय भाव में गया तो क्या होगा। तो ये धन जो है ये अपने बाहुबल पे कमाएगा, या इसका जो भाई है छोटा भाई जो है ना अनुज जो है ये धन संपन्न होगा, क्योंकि धनेश तृतीय भाव में बैठ के तृतीय भाव के सहकार्य से अपने परिणाम बताएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, तो सहज है कि तृतीय जो है यानी तृतीय का जो स्वामी है जो कि हमारे अनुजों को भी दर्शाता है और ऐसे भी बाकी भाइयों को और बहनों को भी दर्शाता है, वो भी धन संपन्न होने की संभावना है। या ये जो मैंने पहले बोला कि उनके चेहरे ऐसे होंगे उसके वैसे होंगे, ये भी वहाँ पर संभावना है कि कुटुंब के समाज चेहरे इनके भाई के होंगे, है ना। इनके खुद के न होके जो कि लग्न में हो सकता है या द्वितीय में हो सकता है, वो नहीं होंगे तो उनके भाई होंगे। धन के बारे में भी है, वाचा के बारे में भी यही होगा, इसे हम समझने की कोशिश करें। इसीलिए द्वितीय लग्न में तृतीय में अच्छा माना जाता है, वो संपत्ति जरूर देता है, संचित धन देता है। अब ये द्वितीय चतुर्थ में आ गया, माता संपन्न घर से आई होगी। ये जो मकान है ये भी इसके सांपत्तिक स्थिति को दर्शाने वाला होगा, इसे कृपया समझ लीजिए। और क्या होगा कि इनके वाहन जो है इनसे इनकी संपत्ति प्रदर्शित हो जाएगी। ऐसा तो मैं एक भी बोलना भी भूल गया कि द्वितीय भाव ये हमारा जो प्राथमिक शिक्षा है उसका भी भाव है। तो वहाँ जब भावेश द्वितीय भाव में बैठेगा तो प्राथमिक शिक्षा अच्छी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और चतुर्थ में आएगा तो ये उसकी आगे की जो विचार के बराबरी की उस लेवल की उस स्तर की जो शिक्षा होगी वो अच्छी होगी, ये हम समझ सकते हैं, बशर्ते वो पापग्रह न हो। पापग्रह होगा तो पापग्रह जिस भी हम उसे क्या कह सकते हैं, जिस भी कला को शास्त्र को दर्शाता है वो शास्त्र लिया तो फिर भी उसकी शिक्षा अच्छे ढंग से होगी। ये बहुत अच्छी संभावना रहती है, इसे कृपया ध्यान रखिए। इनकी माता भी खुद संपन्न घर से आई होगी, ये संभावना है, परंतु इनका घर इनका वाहन इससे इनके संपत्ति का प्रदर्शन होगा। या इनकी माता इनको वाहन लेके देगी, इनको घर लेके देगी, या अपना घर इनको देके जाएगी, क्योंकि ये माता के जरिए ये धन का प्रदर्शन होने वाला है ना। मैं इसे थोड़ा विस्तृत इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक बार समझने के बाद में बाकी 12 भाव में भी मैं कुछ यदि भूल गया तो आप समझ जाओगे कि क्या हो सकता है। फिर ये द्वितीय यदि पंचम भाव में बैठा, ये हमारा कम से कम कोई व्यवसाय होने के लिए जो स्तर की शिक्षा लगती है उसके आगे की शिक्षा का भाव है। वैसा ही ये अनुभव से हम जब सीखते हैं उसका भाव है। तो वहाँ पर जब धनेश बैठता है तो पुत्र तो अच्छा धनाढ्य होगा ही, क्योंकि वो पुत्र का भाव है पंचम भाव, तो वहाँ पर पुत्र धनाढ्य होने की भी संभावना है। वहाँ पर ये जातक अपना धन अपने अनुभव के बलबूते पे या अपने अत्युच्च जो शिक्षा है वो पाने की वजह से इसके पास धन बढ़ने की संभावना या उस मार्ग से इसे धन मिलेगा। ये भी हो सकता है कि इसके कुटुंब के जो लोग हैं वो कुटुंब ज़्यादा सहसा उनके ज्ञान के लिए जाने जाते होंगे, क्योंकि आखिर में कुटुंबाधिपति भी वो है, वो पंचम में बैठा है। ये अनुभव से आए हुए ज्ञान का प्रतीक है जो ज़्यादा अहमियत रखता है मेरे हिसाब से, क्योंकि कई बार लोग पढ़ते हैं परंतु उनको अपने विषय का
वो पास तो हो जाते हैं, उत्तीर्ण हो जाते हैं, परंतु वो विषय का कितना ज्ञान होता है इसके केवल भगवान ही जान सकता है। तो अनुभव सिद्ध जो ज्ञान है, इसके बलबूते पे ये अपना इनको धन की प्राप्ति होना, ये बात करते वक्त भी अनुभव की बात करेंगे कि कई लोग हमारे उम्र के बोलते हैं ना, ये बाल ऐसे सफ़ेद नहीं हुए धूप में जाके, है ना, अनुभव से हुए हैं। तो कई बार पंचम में द्वितीय का कोई संबंध नहीं आता, देख लेना, हो सकता है ऐसा आ सकता है ना। तो वो उन सफ़ेद बालों को भी अपनी संपत्ति समझते हैं, ऐसे भी लोग हैं। कुछ तो खिजाब लगाते हैं पर कुछ नहीं लगाते। तो आपको ख्याल में आते जाएगा, जैसे जैसे आपके पास जो नए राशि चक्र आएंगे उन्हें जब देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। इसके बाद षष्ठ भाव में गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा भ्रम ऐसा है, कुछ लोगों का कहना है कि षष्ठ भाव में जाने की वजह से धन का अपहरण शत्रु कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत तो नहीं है, ये भी न्यायपूर्ण बात ही है। पर मुझे खुद को जो लगता है कि ऐसे वक्त मातुल घराना यानी मामा आदि लोग जो हैं वो धनवान होंगे, क्योंकि वो मातुल भाव भी दिखाता है। या ये जो जातक है ये अथक परिश्रम से, जिसका भाव भी षष्ठ भाव है, या कोर्ट केसेस जीतने की वजह से कुछ उनको धन प्राप्त हो जाए, है ना। ये न्यायालय का भी भाव है, यानी न्यायालय कज्जे का जो चलते हैं, एक दूसरे पे केसेस करते हैं, उसका भी भाव है, उसके जरिए उसको आ सकता है। ये कभी कभी डॉक्टर रह सकता है, इसलिए रोगों के जरिए भी इसको आमदनी हो सकती है, जिसमें संचित धन का भाव ज़्यादा होगा, है ना। भेषज जिसे बोलते हैं वो भी हो सकता है। इन संभावनाओं को कभी नहीं भूलना। ऐसा तो षष्ठेश भी द्वितीय में जाएगा तो शत्रु से धन प्राप्त कर सकता है, या धन ही उसका शत्रु हो सकता है। तो इसलिए ये जो तत्व है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक भावाधिपति दूसरे भाव में जाने के बाद क्या होता है, इनको दोनों ही दृष्टियों से देखना। कई जगह ऐसी संभ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी कि द्वितीय 12वें में बैठा तो क्या होता है, और फिर 12वां का स्वामी द्वितीय में बैठा तो क्या होता है। तो आपको दिखेगा कई उसके परिणाम सरीखे रहते हैं, परंतु उससे ऊपर उठने के मार्ग शायद अलग हो सकते हैं। अब यही जो द्वितीयेश है ये सप्तम भाव में बैठ गया। तो सप्तम भाव में क्या आता है, सप्तम भाव में पत्नी आती है या पति आता है। यदि स्त्री है पुरुष है उसके ऊपर निर्भर है वो, इसीलिए हम व्यक्ति को हर वक्त केंद्र बिंदु रखते हैं जब हम किसी भी राशि चक्र का विश्लेषण करते हैं। वो हमारे व्यवसाय का, नौकरी नहीं, व्यवसाय जो हम करते हैं उसका, हम जो प्रवास करते हैं, छोटे प्रवास करते हैं उसका, तथा साझेदार का भी भाव वही है, इसे न भूलिए। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, परंतु ये मुख्य चीज़ें। यहाँ यदि धनेश बैठा तो हो सकता है ये व्यवसाय से अपना उसकी जो संचित धन है वो उसके व्यवसाय के कारण हो। उसकी पत्नी या पति भी संपन्न घराने से आए हुए होंगे, उसके साझेदार भी संपन्न ही लोग रहेंगे। इस संभावना को न भूलिए। ये द्वितीयेश है, ये धनेश है, ये कुटुंब का मालिक हो सकता है कि कुटुंब के लोगों के साथ भी साझेदारी करे, और वहाँ यदि क्रूर ग्रह न हो तो काफ़ी साल चलेगी। क्रूर ग्रह होंगे तो भी चलेगी, बशर्ते वो लोग उसी ग्रह के जो भी उसके गुणधर्म है उस प्रकार के हो। तो ऐसा नहीं है कि पाप ग्रह जिसे हम बोलते हैं, या क्रूर ग्रह में बोलना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ग्रह पाप रहते तो हम उनकी पूजा न करते हैं ना, तो उनके समान हो तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये द्वितीयेश के भाव में ये यदि द्वादश भी हो, द्वितीयेश किसी कारण या ऐसा कुछ हो तो उसको भी ध्यान में रखा चाहिए। और इसीलिए किसी भी जातक ने आपके पास राशि चक्र लेने के बाद में उसे बोलना आपका क्या प्रश्न है वो बताइए। आप शुरू में तो अंदाजा तो ले ही सकते हैं, है ना, उस वक्त का गोचर में मुख्य ग्रह, उसका शरीर आदि, उसके बारे में हमने पहले चर्चा की उस पर से कि भाई ये राशि चक्र सहसा तो सही है, उसके बाद में उसको पूछना है।
ताकि आप सही भाव तक पहुंच सको। और फिर वो भावेश कहाँ है या वहाँ कौन से भाव का स्वामी बैठा है, इसके आधार पे दशा और गोचर को समझते हुए, मूल राशि चक्र को समझते हुए, उसको जहाँ तक के हो सके सटीक आप कथन कर सकते हो, भविष्य कथन कर सकते हो। अब ये द्वितीय अष्टम भाव में पहुंच गया। आप ऐसा तो बोलते हैं कि भाई 6, 8, 12 में सभी ग्रह अपनी शक्ति छोड़ देते। हो सकता है मुझे ऐसा भी दोषारोपण हो कि आप बहुत ही हर वक्त अच्छी तरफ से देखते हो, पर क्यों ना देखा जाए। हर चीज़ की बुराई देखने से हर चीज़ की अच्छाई देख के उसे बुराई को अच्छाई में कैसा बदलना, इसकी कोशिश यदि ज्योतिष करे तो वो उसका धर्म है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, और आप लोग सब विद्वान हो, मुझे मेरे कभी कभी मैं थोड़ा स्पष्ट बोल देता हूँ तो मुझे माफ़ कर देते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। तो अष्टम भाव में जाने पे धन की प्राप्ति अचानक हो सकती है। ये जो संचित धन है, इसमें का काफ़ी हिस्सा पैतृक संपत्ति का भी हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव ये पैतृक संपत्ति का भाव। अष्टम भाव ये कोई भी अचानक होने का, इसे अचानक धन भी प्राप्त हो सकता है, जिसे हम लॉटरी वगैरह कहते हैं। पर केवल एक ग्रह देख के ऐसा किसी को मत बताइए कि लॉटरी लो, या जो ऐसा न कीजिए, सोच समझ के कीजिए, है ना। ये जो व्यक्ति है, ये रिसर्च के द्वारा, संशोधन के द्वारा भी संचित धन अर्जित कर सकता है, क्योंकि ये जो चीज़ें हमें समझती नहीं है, गुह्य स्थान बोला गया उसे। गुह्य यानी वो चीज़ें जो दिखती नहीं है, जो समझती नहीं है, आम लोगों को दिख नहीं सकती, उसे गुह्य कहते हैं। हमारे जो लिंगादि अवयव है उनको भी गुह्य कहा जाता है, इसीलिए उन्हें गुह्य कहा जाता है कि ये सबको नहीं समझता क्या है क्या नहीं है ना, क्योंकि ढके रहते हैं। तो ये ढका हुआ जो ज्ञान है, उसका भी स्थान अष्टम भाव है। उसके जरिए मिल सकता है, कोई दुर्ग या किला बनाने की वजह से भी मिल सकता है। दुर्ग और किला भी अष्टम भाव से आता है, इसके कारण उसे संपत्ति मिल सकती है। उसमें पैतृक संपत्ति का भी समावेश हो सकता है। हो सकता है कि उनके कुटुंब में संशोधन की प्रवृत्ति हो। आप कुछ ऐसे घराने देखेंगे कि संशोधन की प्रवृत्ति उनके 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ आपको दिखते रहती है। सभी में नहीं दिखेगी, जिनका नैसर्गिक है कि द्वितीय अष्टम में होगा उसी को दिखेगी, और वहाँ से वो काफ़ी धन इसलिए अर्जित कर सकते कि फिर द्वितीय अधिपति, धनाधिपति, ये अष्टम भाव से द्वितीय भाव पे देख के द्वितीय भाव को पुष्ट बनाता है। तो इनके संचित धन का ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन बोलेंगे हम, क्या है, उसमें जो योगदान है, वो शायद इनके संशोधन के प्रवृत्ति से आता होगा। इसे न भूलिए। मैं हर वक्त ऋणात्मक सोचने की जगह धनात्मक सोचने की कोशिश करता हूँ। ऋणात्मक होता है इसीलिए जातक आपके पास आता है। और ज्योतिष का काम तमसोमा ज्योतिर्गमय यानी टॉर्च लेकर अंधेरे में जाना न होते हुए अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के उजाले से मिटाने के लिए, इसीलिए उसे ज्योतिष कहते हैं। ज्योति का मतलब चमकने वाली चीज़ है। तो थोड़ा भटक गया होगा मैं विषय से, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। अब ये द्वितीय नवम भाव में पहुंच गया। ये पिता का भाव है, ये गुरु का भाव है, ये उसके ऊपर जो अधिकारी है उसका भाव है। ये संपन्न हो सकते हैं। एक इसके कुटुंब की भी धर्म पे, धर्म का अर्थ तो आप समझते हैं ना, कर्तव्य, सही कर्तव्य जो है उसे धर्म मानना चाहिए। धर्म का अर्थ हम जिसे धर्म बोलते हैं या रिलीजन अंग्रेजी में बोलते हैं वो भी है, परंतु खासकर हिंदू धर्म जो है इसमें भी फिर कर्तव्य ही दिए हुए हैं। आप यदि कर्तव्य का पालन करें तो ही आपको हिंदू समझा जाएगा, वरना तो ठीक है, नाम के तो सभी हिंदू हैं क्योंकि हम पैदा हिंदू हुए हैं, परंतु हमारा धर्म भी थोड़ा धारयति इति धर्मः या धारणा धर्म इत्याहु ऐसा कहता है। इति आहु आहु यानी कहा गया है, यानी जो धारण करते हैं उसे ही धर्म कहते हैं। किसे धारण करते, कोई भी चीज़ अच्छी धारण करना चाहिए, है ना। इसलिए नवम भाव को समझते जाइए। ये और अति उच्च शिक्षण का भी भाव है। पंचम भाव के शिक्षण के और आगे का जो शिक्षण है उसका भी भाव है। सहसा ये शिक्षण किसी लोगों के हित के कारण किया जाता है, कि उद्देश्य से किया जाता है। आगे करता है यानी ये तो उस जातक के मन पे आधारित है, परंतु इस वजह से इसको धर्म का भी शिक्षण इसी में आता है ना। यहाँ पर या ये बोलते वक्त उसका बार बार उच्चार करें, धर्म की बातों की बात करें। धर्म का मतलब मैं पूजा पाठ से नहीं लेता, इसे कृपया समझ लीजिए।
ऊपर सच कहना ये मेरा कर्तव्य है। ये अपने सही कर्तव्य करेगा क्या नहीं, इसके बारे में इसके इसके कुटुंब में भी अपने कर्तव्य का पालन करते कि ये आप नवम भाव में धनेश होगा तो उससे देख सकते हैं, कम से कम उसका अंदाजा ले सकते हैं, या धनेश का प्रभाव भी होगा तो ये आपको महसूस होगा राशि चक्रों में। मैं केवल उनकी स्थिति इसलिए बोल रहा हूँ कि जब स्थिति बोल रहा हूँ तो युते दृष्टे ऐसा कई बार कहा गया है, या स्थिति दृष्टे कहा गया है, वहाँ स्थित होना या दृष्ट करना। दृष्ट होने से परिणाम थोड़े से भिन्न होते हैं, परंतु बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं होते, क्योंकि दृष्ट करने से इसलिए परिणाम भिन्न होते हैं कि उसकी स्थिति कोई दूसरी जगह रहती है। तो ये नवम भाव हो गया। फिर दशम भाव में क्या, कुटुंब का ही व्यवसाय कर, कुटुंब के जो कर्म है वही कर सकता है, या इसको जो मान मिलता है इसके वाचा की वजह से मिलता है, इसके बोलने की शैली समझिए, या बोलने की क्षमता समझिए, या जो बात कर रहा है वो समझाने की शैली समझिए, इसकी वजह से मिल सकता है। कई बार दिखने में खूबसूरत होने की वजह से मिल सकता होगा, यदि ये कोई अभिनेता वगैरह हो गया तो, या उसको देखते साथ लोगों को ऐसा लगता होगा इसे अधिकार देना चाहिए, इसलिए भी मिल सकता है। क्योंकि आनंद चेहरा यानी जो हमारा हिस्सा बाहर दिखता है, वो शरीर तो दिखता ही है, पर चेहरा का मतलब हम बोलते हैं ना मुखौटा है, तो उसे भी ख्याल में रखिए, ये भी हो सकता है। इसका जो मूलभूत शिक्षा है जो उसके माता ने दी, उसके कुटुंब ने दी, क्योंकि द्वितीय भाव तो प्राथमिक शिक्षा का भाव है। इस वक्त हमें माता हमारी बोलना सिखाती है, फिर हम लिखना सीखते हैं, ये सब द्वितीय भाव से आते हैं। तो माता सिखाती है, पिता भी कुछ सिखाता है, इसलिए इसको कुटुंब ने दी हुई जो शिक्षा है उसका भी यहाँ पर परिणाम होगा। इसका भी इसके जरिए भी इसे धन की प्राप्ति हो सकती है, यानी इसके कर्म के कारण इसे धन की प्राप्ति होगी। 11वें में जाएगा तो मैंने बताने की जरूरत है, इसका अग्रज जो है, बड़ा भाई जो है, ये धनवान हो सकता है। जैसा नवम में पिता धनवान हो सकता है, चतुर्थ में माता धनवान। ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, फिर भी बोल देता हूँ ताकि ये आधा अधूरा न रहे। तो 11वें में वो इस बारे में भाई से उसको फायदा भी हो सकता है, या इसके कर्म का जो धन है वो 11वां भाव है ना, दशम से दूसरा भाव है, तो कर्म के वजह से ही इसका संचित धन बढ़ता है। ये जो संचित धन कर रहा है इसके कर्म से उसका सीधा संबंध हो, केवल मान है इसलिए, या केवल पैतृक प्रॉपर्टी उसे मिली है इसलिए न होते हुए संभवतः इसके कर्म के कारण ही इसे धन की प्राप्ति होगी। इसे एसेट्स हम जिसको बोलते हैं, शनि वगैरह समान ग्रह होगा तो हो सकता है कि ये शेयर मार्केट में भी कमा सकता है ना, पर केवल शनि है इसलिए न कमाइए, क्योंकि वो और भी किसी भाव का स्वामी होता है हर वक्त, तो उसे न भूलिए। कई बार मैं ऐसा बोल जाता हूँ तो मुझे फिर ऐसा डर लगता है कि इसे शब्दशाह लेके कोई किसी को क्षति न हो जाए। उसके बाद में 11वें से 12वें में चला जाएगा। अब धनेश यदि 12वें में गया तो क्या होगा, धन का व्यय होगा, या उसके व्यय से आपको धन समझेगा, तो सहसा ऐसे लोग व्यय जरा ज़्यादा ही करते होंगे, और ये संभावना बहुत ज़्यादा है। और व्यय ज़्यादा करने के कारण ये धन से हाथ भी धो सकते हैं, है ना। इसलिए द्वितीय 12वें में होगा तो उसे दारिद्र्य योग भी कहा जाता है, या द्वादशेश द्वितीय में होगा उसे भी दारिद्र्य योग कहा जाता है, परंतु मेरा ऐसा मानना है ऐसा जरूरी नहीं है। ये जो राशि चक्र है ये जो भी बताता है, जो इंसान का स्वभाव ही बताता है, और ये स्वभाव और ये किस वक्त क्या करेगा इसका अंदाजा लेके हम भविष्य कथन कहते हैं। हम इस शब्दों में तो नहीं कहते, पर यही इसका अर्थ है, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत होगा तो मुझे आप सुधार सकते हैं, बहुत विद्वान है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो 12वां भाग ये अस्पताल भी है, 12वां भाग ये जेल भी है, 12वां भाव ये निद्रा है, 12वां भाव दूर दराज के प्रदेश है। तो ये धन कहाँ कमा सकता है, ये दूर दराज के प्रदेश में धन कमा सकता है। कहाँ से दूर दराज, चतुर्थ से दूर दराज, अपने घर से, अपने माता से, अपने मातृभूमि से ये दूर जाकर, अपने संस्कृति से दूर जाकर इसको धन का लाभ भी हो सकता है। इसका धन नष्ट हो जाएगा ये कृपया समझने की कोशिश न कीजिए, क्योंकि हम कभी कभी कुछ योग पढ़ लेते हैं, हम लोग भी मेरे समान बोल देते हैं, तो बोलते वक्त उसका पूरा जो भी आया हो उसको समझ के बात करना चाहिए। इसीलिए थोड़ा सा ये विस्तृत होते जा रहा है। मैं करीबन 30 मिनट की तरफ जा रहा हूँ, जो मुझे
मैं हर वक्त बोलता हूँ मैं 20 मिनट ही बोलूँगा, पर ऐसा हो जाता है कि क्योंकि मैं समझाना चाहता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आपको उसके लिए विक्टोरिया रानी और एलिजाबेथ रानी का राशि चक्र देख लीजिए। दोनों के भी द्वितीय 12वें का स्वामी द्वितीय में आदि रहते हैं। विक्टोरिया रानी ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य से, यानी बाहर से, इंग्लैंड छोड़ के बाहर देश से सब पैसे आए। इंग्लैंड तो उस वक्त गरीब ही था, इसीलिए वो हिंदुस्तान वगैरह आए। तो सब धन यहाँ से जाता था, इसलिए वो दूर दराज के क्षेत्र से अपने संपत्ति को अर्जित करते थे। एलिजाबेथ रानी आने तक उन्होंने धीरे धीरे अपने बाहर के सब प्रदेशों को आज़ाद कर दिया। अच्छा ही किया, वो कोई बुरा नहीं किया, मैं बता रहा हूँ। पर हम अभी इसे ज्योतिष की दृष्टि से देख रहे हैं, हम भावनाओं की दृष्टि से नहीं देख रहे। ऐसा करते करते इंग्लैंड एक छोटा सा राष्ट्र रह गया है। अभी तो रानी को भी अभी टैक्स वैक्स लगाने वाले हैं, उनके खर्चे पे भी पाबंदी आ गई है ना। और इंग्लैंड की परिस्थिति एक ज़माने में जो थी वो अब नहीं। वो ब्रेक्सिट होके वो और भी आर्थिक थोड़े संकट में आ गए। आर्थिक संकट में आना है पूरा नष्ट होना नहीं, एक राष्ट्र पूरा नष्ट कभी नहीं होता। उसके लिए कोई ना कोई नया जो अध्यक्ष आता है, उसकी जो भी कुंडली है उसके हिसाब से वो काम करता है। परंतु मैं एक उदाहरण के लिए आपको बोला, क्योंकि ये दोनों भी जो कुंडलियाँ हैं आपको इंटरनेट पे, अंतर्जाल पे कहीं पर भी मिल जाएगी, उनका आप पढ़ लीजिए। तो इसलिए कभी भी ऐसा, मेरे ख्याल से भृगु नाड़ी या गुरु नाड़ी में मैंने कुछ उस वक्त किया था, उसका भाषांतर वगैरह सप्तऋषि नाड़ी के लिए। तो उसमें एक जगह ऐसा लिखा है कि बुरा यदि है तो एकदम ना बताइए उसको, 3 जगह देखिए कि ये सचमुच बुरा है क्या, बाद में ही बात कीजिए। अच्छा होगा तो आपने सत्वर बोल देना चाहिए। अच्छा होना बोलने में कोई तकलीफ नहीं है, कोई तुक भी नहीं है, किसी को नुकसान भी नहीं होता। तो इतना करके मैं, मेरा थोड़ा सा लंबा हो गया भाषण, इसे समाप्त करता हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए। शुभ रजनी।